स्क्रीनशॉट भी ले लिया। में जो कॉमन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, ना ही सिर्फ आपके फर्स्ट पेपर बल्कि इसके अलावा हर एक एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू से इस जीएस के सेक्शन को इम्पोर्टेंट रूप से देखिए। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और व्यक्तिगत ज्ञान के दृष्टिकोण से भी संविधान का नॉलेज हर नागरिक को होना चाहिए। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों की आज चर्चा करूंगा। इसकी कई एक सीक्वेंशियल वीडियोस में लगातार बनाऊंगा। सीक्वेंशियल वीडियोस के रूप में आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है बिगिनिंग, यानी संविधान की बिगिनिंग कैसे हुई, संविधान की प्रारंभ कैसे हुआ। इसके बाद मैं आपसे प्रस्तावना की चर्चा करूंगा। तो संविधान की बिगिनिंग यानी संविधान का प्रारंभ कैसे होता है, उसके पीछे क्या इतिहास था, उसकी पहले मूल रूप से चर्चा की जाएगी। तो भारतीय संविधान की बिगिनिंग की अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान की बिगनिंग के पीछे एक लंबा इतिहास था। संविधान क्या होता है, पहले इस बात को समझें कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हम संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान का अगर हम शाब्दिक रूप से वर्ड में व्याख्या करें तो संविधान की शाब्दिक व्याख्या होती है संविधान सही और उचित विधान। सम यानी सही, विधान यानी नियमन, नियमन यानी रेगुलेशन। जैसे हम अपने अपने दिनचर्या को बनाए रखने और कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के सही और उचित विधान निर्मित करते हैं, जैसे टाइम टेबल बनाते हैं, कार्य करने का एक तरीका बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कोई देश अपना प्रारंभ हो रहा है या देश का पुनर्निर्माण होता है तो उस वक्त एक संविधान का निर्माण होता है जो यथा समय उसमें चेंजेस स्थिति और समय के अनुसार होता रहता है। स्थिति और समय के अनुसार कमोबेश कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है और उस बदलाव के दृष्टिकोण से इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो भारत हो या देश, किसी भी देश, किसी दुनिया के किसी भी देश में संविधान जरूर पाया जाता है। संविधान के निर्माण का जो इतिहास है वो हमें इंग्लैंड से मिलता है। हमने देखा कि इंग्लैंड में 14 सिद्धांतों को निर्मित किया गया और उनके आधार पे उसे निर्मित करके देश को रेगुलेट किया गया। उस समय जो सिद्धांत बनाए गए थे वो अलिखित थे। बाद में धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों में ये संविधान यानी सही सिद्धांत, उचित सिद्धांतों का निर्माण होता आया, जिसके अनुसार दुनिया के बहुत से देशों में लिखित संविधान बना और भारत में भी संविधान का निर्माण। 1950 में जब भारत का संविधान निर्मित हो जाता है, भारत का संविधान लागू हो जाता है, तब से भारत का अपना एक संविधान चला आ रहा है। उससे पूर्व हम ब्रिटिश के संविधान के तहत गवर्न होते थे, रूल किया जाता। इसके इतिहास, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, किस प्रकार से इनमें क्या क्या बदलाव होता रहा, कैसे इसके इतिहास का निर्माण होता है, उनकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण का आधार, निर्माण के तत्व कैसे निर्माण हुआ। सर्वप्रथम सन 1922 में महात्मा गांधी जी ने भारतीय संविधान को भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में भारत ऐसे डोमिनियन राज्य के रूप में अंग्रेजों द्वारा शासित था और अंग्रेजों यानी ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीयों के लिए समय समय पे नियमन और कानून बनाए जाते थे जो वायसराय द्वारा निर्मित हुआ करते। और भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून चल रहे थे। लेकिन भारत में भारतीयों के अनुसार, उनकी सुविधा अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार, उनके अकॉर्डिंग संविधान होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग रेगुलेशन होना चाहिए। इसकी मांग सन 1922 में महात्मा गांधी जी ने उठाई, जिसके तहत जब 1945 में भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ साथ दो देशों के निर्माण का कार्य शुरू होता है, भारत और पाकिस्तान। परंतु आगे चल के वो पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में था, उसमें से एक हिस्सा टूट करके बांग्लादेश बन गया। इस प्रकार से देखें तो भारत के 3 देश निर्मित हुए, भारत के 3 टुकड़े हुए, 3 देशों में बने। 1946 में 9 दिसंबर 1946 की बात, संविधान की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी टेम्पररी अध्यक्ष। सबसे पहले इनको नियुक्त किया गया। इसके ठीक 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछे हैं। नेट की फर्स्ट पेपर के जीएस में इसको पूछा गया, हायर के एग्जामिनेशंस में एक दो बार इनका चर्चा हुआ और कई बार ऐसे अदर एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में देखा गया कि इस पर प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यानी हमारा उद्देश्य संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या, जिसमें संविधान के आधारभूत सिद्धांतों और लक्ष्यों का उल्लेख किया गया, जिसके अनुसार समितियां गठित किया गया। वो समितियां कौन कौन सी थी, ध्यान में सुनिएगा। सबसे पहले जो समिति निर्मित किया गया वो था संघ शासित समितियां। पहली समिति थी संघ शासित समितियां, संघ यानी यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, संघ शासित समितियां। अब यह प्रश्न उठता है कि भारत जब आजाद हुआ, भारत जब आजाद हुआ संघ संघ संविधान से, ठीक, तो उस समय भारत कई गणराज्यों में टूटा हुआ था, बना हुआ था, और इस प्रकार से भारत को यूनाइट करने की आवश्यकता महसूस की गई। भारत की यूनाइट करने के लिए इन गणराज्यों को भारत की संप्रभुता में अपने आप को समाहित करने या भारत के संघ में जोड़ने की बात रखी गई। इनके जुड़ने के साथ साथ इनकी कुछ विशेषताएं, उनकी कुछ संस्कृतियों को अक्षुण्ण रखने की बात रखी गई। अतः इस समिति का उद्देश्य था कि संघ किस प्रकार कार्य करेगा, संघ का क्या उद्देश्य होगा, संघ कैसे संचालन करेगा। इसके बाद दूसरी जो समिति बनाई गई वो प्रांतीय संविधान समिति बनाई। प्रांतीय संविधान समिति का मतलब था प्रांतों के विषय में व्यवस्था, प्रांतों के विषय में कैसे कार्य करना है। प्रांतीय संविधान समिति प्रांतियों को कार्य को कैसे करना है, प्रांतियों के संबंध में विचारना, प्रांतों का यानी स्टेट का भारत की सरकार के साथ या संघ के साथ कैसा तारतम्य होगा। इसके बाद तीसरा था संघ शासित समिति, संघ शासित, यूनियन टेरिटरीज। स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब देश आजाद हुआ तो उसी समय संघ शासित समितियों का भी निर्माण, संघ शासित राज्यों का निर्माण किया गया। ये वो राज्य थे जो भारत के साथ विलीन हुए, परंतु कुछ शर्तों के साथ। जैसे भारत सरकार इनके लिए विशेष प्रकार के प्रावधान करेगी, सरकार इनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रयोजन करेगी, और साथ ही साथ इन्हें सीधा केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाएगा, ताकि इनका विकास सीधा केंद्र के हाथ में हो। इन सब विचारधाराओं के साथ संघ शासित समितियों का निर्माण किया गया। फिर चौथी समिति का निर्माण किया गया जिसका नाम था मूल अधिकार व अल्पसंख्यक आदि से संबंधित परामर्श समिति, यानी मूल अधिकार। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट था मूल अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, और उसके साथ साथ अल्पसंख्यक वर्गों, यानी जो अल्पसंख्यक भारत में अल्पसंख्यकों के विकास के दृष्टिकोण से, उनके दृष्टिकोण से उनके विकास कैसे किया जाए, उनके संबंध में क्या प्रावधान है, इसके लिए परामर्श देना इस समिति का उद्देश्य रखा गया। और पांचवी समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का उद्देश्य था क्या फॉर्मेट होगा, क्या फॉर्मेट होगा, कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा, इसमें क्या क्या मूल तत्व होंगे, हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है, इनके अंतर्गत वर्णित किया गया। जिसके अनुसार 30 जून से 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई अधिसूचना के अनुसार देश का विभाजन स्वीकार करने के बाद विभाजन के उपरांत संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 हो गई। अब जैसे ही विभाजन की बात होती है तो संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 वो घट करके 324 हो गई, क्योंकि कुछ जो पाकिस्तान के संविधान के निर्माण करने के दृष्टिकोण से कुछ समितियों, कुछ सदस्य पाकिस्तान संविधान के दृष्टिकोण से हटा दिए गए, कम कर दिए गए। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से सभा द्वारा पारित कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया। इस प्रकार देखें तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो वक्त लगता है वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एक प्रकार से सीधा देखा जाए तो 12 दिन कम 3 साल। हमेशा याद रखने की पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अक्सर आप लंबा भूल जाएंगे, तो 3 साल में 12 दिन कम, ऐसे याद करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको याद हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये वो वक्त लगा जो संविधान को निर्माण करने में लगा। अब प्रश्न उठता है कि
26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, जबकि संविधान तो मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था। तो इतना वक्त क्यों इंतजार करने के लिए लगाया गया? क्यों 2 माह रुक करके संविधान को लागू किया गया? इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया, परंतु इस तारीख को रोका गया, इस तारीख को संविधान को पारित ना करके इसे रोक करके 26 जनवरी को पारित कर दिया गया। कारण था 26 जनवरी 1930 के ऐतिहासिक दिन की याद को यादगार बनाने के दृष्टिकोण से 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प किया था। अतः उस दिन की याद में, क्योंकि उस दिन जो कांग्रेस थी उसने अंग्रेजों की चाटुकारिता से बिल्कुल बाहर होकर अंग्रेजों से पूरी तरीके से वैर लेने का स्वीकार किया था और स्पष्ट कर दिया था कि अब भारत से अंग्रेजों को हटाना ही होगा और देश को स्वतंत्रता दिलाना होगा। अतः उस दिन ही उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता यानी टोटल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए संकल्प धारण किया। तो 26 जनवरी एक संकल्पित दिवस था, संविधान के दृष्टिकोण से एक संकल्पित दिवस था जो 1930 में कांग्रेस द्वारा लिया गया था, जिसके तहत उसे 2 महीना यानी 1949 26 नवंबर 1949 को जब ये बन के तैयार हो गया तो उसके बाद 2 माह इसे रोका गया और फिर 26 जनवरी 1930 को इसे 1950 को देश के लिए इस संविधान को लागू कर दिया और इस प्रकार से संविधान का निर्माण 1949 में हुआ, लेकिन लागू 1950 में। अब यहाँ पे एक दिन ध्यान देने वाली बात है कि 26 नवंबर 1949 को फिर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखिएगा, कई बार ये लाइन पूछा गया है कि किस दिवस को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। ऐसे भी पूछा गया कि संविधान किस दिन निर्मित हुआ था, निर्मित होकर जब संविधान बनाया, भारत का संविधान निर्मित होने वाली तारीख क्या थी? तो वो था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है और इसी को संविधान दिवस कहते हैं, संविधान दिवस के रूप में से। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं और लेकिन क्वेश्चन अक्सर ये आता है और अधिकतर बच्चे गलती करके संविधान दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि 26 जनवरी 1950 को इंडिपेंडेंस डे यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस नेशनल लॉ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब संविधान के प्रारूप पर लगभग 114 दिन तक चर्चा चली थी। संविधान के निर्माण के समय ही संविधान के प्रारूप में सबसे ज्यादा वक्त लगा कि संविधान कैसा होगा, संविधान की स्ट्रक्चर कैसा होगा, भारत का संविधान किस स्ट्रक्चर पर आधारित होगा, इस पर 114 दिन तक चर्चा चली और 26 जनवरी 1950 को संविधान को देश के लिए लागू किया गया और 1949 में इसे अधिनियमित कर दिया गया, आत्मर्पित कर दिया गया। अधिनियमित यानी लिखित और आत्मर्पित यानी इसे अपना लिया। एक और नोट करने वाली बात है, 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रीय विधि दिवस बनाया गया और संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु कौन थे, ये अक्सर पूछा जाता है कि किसके आधार पर या संविधान सभा में प्रमुख रूप से किनका वर्चस्व दिखता है। तो संविधान सभा में प्रमुख रूप से 2 व्यक्तियों का बहुत वर्चस्व दिखा। एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। संविधान सभा की कार्यप्रणाली की विशेषताओं की बात करें तो वो समझौते और समन्वय की भावना पर आधारित था, यानी यहाँ पर आपसी समझौता बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पेशलिटी थी, फीलिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन की, कोलैबोरेशन का, आपस में एक दूसरे का सहयोग करने के आधार पर इसका निर्माण देखा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया और ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्रस्तावना से सबसे ज्यादा प्रश्न आज तक पूछे। प्रस्तावना भारतीय संविधान की बहुत मूलभूत तत्व है, मूलभूत इकाई है। मैं अगले वीडियो में आपको प्रस्तावना पर जरूर एक पूरा लेक्चर दूंगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना कैसे बनी, उस प्रस्तावना में क्या मूल तत्व थे, क्या क्या बातें रखी गई। संविधान सभा की आधारशिला पे प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा की आधारशिला कब रखी गई? When was its base was paved? The Constitution Assembly's base was paved. That is, the answer is 13th December 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव
जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसकी संविधान सभा का बेस निर्मित माना जाता है। संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता कौन थे, यह प्रश्न आता है तो इस पर उत्तर आता है BN राव। BN राव जो थे वो सबसे ज्यादा प्रमुख सलाहकार थे संविधान सभा के निर्माण में। उन्होंने बहुत से एडवाइजेस दिए और उनके एडवाइजेस पे आधारित होकर संविधान का निर्माण किया गया। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों की संख्या संविधान निर्मात्री सभा की कुल अधिवेशन की संख्या 12 थी, यानी 12 बार बैठक हुई। 12वीं बैठक में जाकर संविधान को अपनाया गया था। संविधान निर्मात्री सभा की 12वां अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ माना जाता है। 24 जनवरी 1950, जिसके जस्ट एक दिन बाद, 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को इसे देश के लिए लागू कर दिया गया। मैंने आपको यहाँ पर संविधान पर कुछ महत्वपूर्ण तत्व, संविधान की प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अहमियत को समझते हुए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और इसके सशक्त व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। भारतीय संविधान, जो कि भारत के संविधान की आत्मा कही जाती है। संविधान का मतलब होता है सुव्यवस्थित, सुनिश्चित विधान, सुनिधान, यानी कहा जाए सही उचित विधान। तो किसी भी देश को चलाए रखने के लिए, विधान बनाए रखने के लिए उसके अंतर्गत एक विधान होता है। विधान बनाने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है कि अगर यह देश आगे देश के कर्णधार बदलेंगे तो हो सकता है उनके विचारों में बदलाव आए, क्योंकि जिस वक्त उसमें एक नियमन बनाया जा रहा है उस समय उसके देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत लोग हों, लेकिन कालांतर में हो सकता है ऐसे लोग भी शासन की बागडोर को संभाल लें जिनमें देशभक्ति की भावना ना हो, और कहीं ऐसा ना हो कि उनके द्वारा कोई ऐसा स्टेप उठाया जाए जिससे देश और देश के नागरिकों को खतरा उत्पन्न हो सके। इसलिए एक देश निर्माण होने से पूर्व, निर्माण होते वक्त कुछ विधानों को लेकर अपने सिद्धांतों को निरूपित करता है, जिसके आधार पर वह कार्य करेगा, जिसके अनुसार वह चलेगा। तो अपनी गतिशीलता को बनाए रखने के दृष्टिकोण से एक संविधान बनाया जाता है। तो कोई भी देश एक संविधान निर्मित करता है। संविधान का निर्माण हुआ 26 नवंबर सन 1949 में, लेकिन इसे लागू करा गया 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमने अपने गणतंत्र का निर्माण कर लिया। हमारा गणतंत्र बनकर हमारे सामने आ गया। अब इस गणतंत्र पे अपने देश को चलाने की बात, और हमने इस कर्मठता के साथ इन सिद्धांतों को जो देश के इस गणतंत्र के संविधान में कहा गया था, हमने मानना शुरू कर दिया। और इसके तहत एक प्रस्तावना निर्मित की गई जो संविधान के पहले पृष्ठ में निर्मित कर दिया गया। ये भारत की संविधान की प्रस्तावना है, और वो प्रस्तावना जिसे हम प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें 85 शब्द रखे गए। मूल प्रस्ताव संविधान में 85 शब्द रखे गए, लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए। कौन से 3 शब्द? पहला था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए, जिससे इसकी स्ट्रेंथ पावर हो गई 88 शब्दों के साथ भारत के संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया। संविधान की प्रस्तावना यह बताती है कि भारत कैसा होगा, भारत के नागरिक कैसे हैं, भारत की सरकार कैसे कार्य करेगी, भारत की सरकार में भारत के नागरिकों के लिए क्या कर्तव्य होंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, और भारत के सरकार के क्या कर्तव्य होंगे। और इस प्रकार से किसी देश की मौलिक संरचना का निर्माण इस संविधान के अनुसार किया। इस संविधान में 88 शब्द वर्णित कर दिए गए, लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन होते ही यह बात सुनिश्चित कर दिया गया कि अब इस संविधान की प्रस्तावना में जो 88 शब्द हैं, इनमें छेड़छाड़ नहीं होगा, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक बार ये स्थिर हो गए, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब क्या संविधान में अमेंडमेंट नहीं होगा? होगा, संविधान में अमेंडमेंट जरूर होगा। अमेंडमेंट करना एक वास्तविकता होगी, क्योंकि समय व स्थान के अनुसार बदलाव होना चाहिए, और इसलिए संविधान में अमेंडमेंट होगा। परंतु अमेंडमेंट ऐसा ना हो जाए कि मूल संरचना को छूट कर दिया जाए, अर्थात मूल संरचना यानी मूल तत्वों को हिला दिया जाए।
भारत के संविधान में जो बातें हैं वो स्थिर रहेंगी, हमेशा रहेंगी, इन्हें अपनाया जाता रहेगा, इनमें चेंजेस जल्दी नहीं किया जाएगा। और इस दृष्टिकोण से भारत का एक संविधान निर्मित कर दिया जा रहा है और इस संविधान की प्रस्तावना के तहत इनमें चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, हम संविधान की प्रस्तावना के अलावा संविधान में बदलाव करेंगे, लेकिन मूल आत्मा में छेड़छाड़ नहीं होगा। यानी अगर कह दिया कि भारत एक लोकतंत्र है, गणतंत्र है, तो अब लोकतंत्र रहेगा, राजतंत्र कभी नहीं हो सकता। इवन 3 शब्द जो जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे कानून लाए जाएंगे जिससे बदलाव होगा, परंतु ऐसा कानून ऐसा ना हो जाए जो इन शब्दों को, जो संविधान के 88 शब्द हैं, उनको चोट पहुंचाते हुए या उनके साथ छेड़छाड़ करते बनाए जाएंगे। ऐसे संविधान के बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट, जो कि संविधान का संरक्षक यानी गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, वो निरस्त कर देगा। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को शक्तिशाली बना दिया गया और भारत के संविधान को एक प्रकार से, भारत के संविधान को यहाँ पर भारत में संविधान का शासन, लॉ का शासन नियुक्त कर दिया गया। भारत में नियमन का शासन होगा, भारत में जो शासन चलेगा वो लॉ यानी कानून का शासन बनेगा, संविधान का शासन होगा। भारत में संविधान श्रेष्ठ कर दिया गया और उसका संरक्षकता सुप्रीम कोर्ट। क्या कहा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? 88 शब्द क्या हैं, तो उनकी मैं यहाँ पे वर्णन करूंगा। 88 शब्दों में कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सामाजिक समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और सर्व समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। और इस प्रकार से संविधान के लिए 88 शब्दों में भारत की पूरी संरचना, भारत की पूरी आत्मा व्यक्त हो जाती है, भारत की पूरी अवधारणा क्लियर कर दिया जाता है। भारतीय संविधान के इस व्याख्या में मैं आपके साथ एक एक शब्दों की व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। क्या कहा गया इनमें और क्या इनमें मूल तत्व रखे गए हैं। भारत के संविधान में सबसे पहले कहा गया, हम भारत के लोग। कौन बना रहा है इस संविधान को, किसको अर्पित किया जा रहा है, किसको सम्मिलित किया जा रहा है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला शब्द जोड़ा गया सोवरियन यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पूर्ण रूप से प्रभु है। सोवरियन का मतलब होता है सक्षम, सभी तरीके से हम सक्षम हैं, हम किसी पे आश्रित नहीं हैं, हम अपने फैसले लेने में, अपनी पॉलिसीज बनाने में, अपने लिए सभी डिसीजन लेने में सक्षम हैं, हम किसी पे आश्रित नहीं हैं, हम सोवेरियन हैं, संप्रभु हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। और अगला वर्ड जो 1946 में 42वें संविधान में जोड़ा गया वो था समाजवादी, यानी समाजवादी सोशलिस्ट। हम यहाँ पे कैसी विचारधारा के लोग हैं या कैसी विचारधारा का शासन है, तो समाज का शासन, सामाजिक विचारधारा, सबका समाज के हित के दृष्टिकोण से किया जाएगा न्याय, समाज के हित के दृष्टिकोण से किया जाएगा संचालन, कानून या सरकार जो भी कार्य करेगी समाज के हित को ध्यान में रखते हुए, ना कि किसी व्यक्ति के हित, व्यक्ति विशेष के हित को ध्यान में रखते हुए संचालन किया जाएगा। अगला शब्द जो जोड़ा गया वो था पंथ निरपेक्ष। ध्यान समझिएगा, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। ये पंथ निरपेक्ष बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेकुलरिज्म जिसका पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में थोड़ा सा अंतर होता है। सबसे पहली बात, हम जब धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं तो धर्म को अब यहाँ फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, थोड़ा रुकना चाहूंगा तब इसको करूंगा। सबसे पहली बात, पंथ निरपेक्ष को बगल करके हम पहले धर्म निरपेक्ष की चर्चा कर लेते हैं। धर्म निरपेक्ष क्या है? तो जब हम धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं तो निरपेक्ष ना अपनाने की बात और धर्म यानी धर्म को ना अपनाना। अब अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो वैश्विक
या पश्चिमी या पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार पाश्चात्य संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य होता है किसी धर्म को ना मानना, नॉट एक्सेप्टिंग एनी रिलीजन। जबकि भारतीय संदर्भ में इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। भारतीय संदर्भ में, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का मतलब दूसरा हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष है सभी धर्म को समानता से दृष्टि से देखना। इसमें अगर देखें तो धर्म को आश्रय दिया गया, और जबकि पाश्चात्य संस्कृति में देखें तो धर्म को आश्रय नहीं दिया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से धर्म को आश्रय दिया जा रहा है, धर्म को आश्रय नहीं दिया जा रहा है। तो भारतीय संदर्भ में धर्म को स्वीकारा गया, जबकि पाश्चात्य संस्कृति में, पाश्चात्य संदर्भ में धर्म को स्वीकारने पर नहीं बल दिया गया, धर्म को अस्वीकारने पर बल दिया है। धर्म को अस्वीकारा गया है और यहाँ धर्म को स्वीकारा गया है। धर्मनिरपेक्ष का यह अर्थ भारतीय संविधान के अनुसार बनाया गया, लेकिन भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष न होकर पंथ निरपेक्ष भी वर्ड ऐड किया गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म के अंतर्गत आने वाले जो शाखाएं हैं जिन्हें हम पंथ कहते हैं, सेक्ट्स, SECTS, सेक्ट्स की बात करते हैं, वो सेक्ट्स को भी हम नहीं झुकेंगे। किसी भी एक सेक्ट की ओर हमारा झुकाव नहीं होगा। सभी सेक्ट हमारे लिए बराबर होंगे, सभी पंथ हमारे लिए बराबर होंगे। जैसे शैव और सुन्नी, ये शिया और सुन्नी ये दो सेक्ट हैं जो मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्म में पाया जाता है। इस्लाम धर्म में ये शिया और सुन्नी दो सेक्ट हैं। तो हमने कहा कि हम तो सेक्ट के ही तरफ नहीं झुकेंगे, तो फिर धर्म की ओर झुकाव का प्रश्न नहीं उठता है। इसी तरह हिंदुओं में शैव व वैष्णव दो सेक्ट हो गए, दो पंथ हो गए। हम किसी भी पंथ की ओर नहीं झुक रहे हैं। जब हम पंथ की ओर ही नहीं झुकेंगे तो हम धर्म की ओर कैसे झुक सकते हैं? अब ऐसा क्यों पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? देखिए, इसके पीछे बड़ा सोच है कि कल कहीं ऐसा ना हो कि हम ये तो कह रहे हो कि भारत में किसी धर्म को नहीं माना जाएगा, लेकिन कहीं हम कल किसी पंथ की ओर झुक गए। हम धर्म को ना मानना मानते हैं, लेकिन पंथ को मानने लगे, तो ये ना हो कि हम पंथ की बात मान रहे हैं, हम धर्म को नहीं मान रहे। इस प्रकार से हम धर्म निरपेक्ष की बात यहाँ पर कहते हैं। धर्म को किसी भी धर्म की ओर ना झुकना, पंथ निरपेक्ष किसी भी पंथ की ओर ही ना झुकने को दर्शाता है। इस प्रकार से हम कहते हैं, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist and secular। इसके आगे जो अगला वर्ड कहा गया, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, उसके बाद कहा गया है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र कैसा तंत्र होगा? कोई राजतंत्र नहीं होगा। इस देश में जो शासन चलेगा वो कैसा चलेगा? लोकतंत्रात्मक शासन होगा, लोगों का तंत्र चलेगा। किसी सरकार विशेष का कोई तंत्र नहीं होगा, लोगों का तंत्र चलेगा, लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र होगा। जो लोग कहते हैं उनके अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पर जनता का शासन होगा, लोगों का शासन होगा, लोग ही यहाँ पर शासन के हेड होंगे, और इस प्रकार से जनता यहाँ पे संचालन करेगी, जनता का शासन चलेगा। अब लोकतंत्र व्याख्यायित हो गया, यानी कभी भी यहाँ शासन राजतंत्र नहीं हो सकता। कल कोई भी गवर्नमेंट आ जाए और वो कहे कि हम यहाँ राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, एरिस्टोक्रेसी लाना चाहते हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं, कम्युनिज्म लाना चाहते हैं, कम्युनिस्ट सरकार होनी चाहिए, ऐसा यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान के प्रेम्बल में लिख दिया लोकतंत्र होगा। फिर कहा गया गणराज्य। गणराज्य क्यों वर्ड उपयोग किया गया? क्यों रिपब्लिक वर्ड उपयोग किया गया? गणराज्य से प्रयोग किया गया क्योंकि भारत गणों से मिलकर बना है। गण यानी छोटे छोटे राजा, रियासतों से जुड़कर बना है। अतः इन सभी रियासत, सभी राज्यों, सभी संस्कृति का पूरा संरक्षण किया जाएगा। गणों का राज्य इसे कहा गया। अब आगे कहा गया कि हम न्याय देंगे। भारतीय संविधान में कहा गया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय होगा। सोशल न्याय होगा, इकोनॉमिक न्याय होगा, पॉलिटिकल न्याय होगा। यानी समाज में सभी बराबर हैं, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं होगा। ऑल आर इक्विवेलेंट, एवरीबॉडी इज इक्वल, सभी बराबर होंगे। न्याय की बात करते हैं और सभी बराबर होंगे, ऑल पीपल्स आर इक्वली। सोशल जस्टिस होगा, यानी चाहे अंबानी हो चाहे रिक्शा वाला हो, सब बराबर होंगे, किसी को छोटा बड़ा नहीं माना जाएगा। सरकार और देश की नजर में ऑल आर इक्वल। दूसरी बात कहा गया इकोनॉमिकली न्याय होगा, यानी सभी को बराबर से वितरण होगा, किसी भी
व्यक्ति या वर्ग को विशेष सुविधा विशेष के दृष्टिकोण से नहीं विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, सबको बराबर रखा जाएगा। यानी हमारी जो मूल आत्मा है वो ये कहती है एवरीबॉडी इज इक्वल ऑन कॉमन बेसिस। तीसरी बात जो कहा गया न्याय के संदर्भ में, राजनीतिक न्याय यानी राजनीति यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल क्षेत्र में कोई भी राजतंत्र नहीं होगा, लोकतंत्र होगा और सबके लिए बराबर व्यवस्था की जाएगी। तो तीनों प्रकार की इक्वलिटी देखी जाएगी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देखने को मिलेगा। फिर कहा गया विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हम यहाँ फ्रीडम देते हैं, कैसी फ्रीडम देते हैं? कई प्रकार की फ्रीडम है। पहला फ्रीडम है विचार, आप जो चाहे वो सोच सकते हैं। जैसा कि ब्रिटिश प्रशासन में और जो आप चाहें वो आप सोच नहीं सकते थे, उसे व्यक्त नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आपके लिए सोचने की फ्रीडम है, आप जो चाहे वो सोचें और अभिव्यक्त करें, विचार अभिव्यक्त एक्सप्रेस करिए, जो चाहे वो लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए जिससे देश को खतरा, देश को खतरे वाले एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, जिस देश की एकता भ्रातृत्व को खतरा ना हो। इस दृष्टिकोण से आप अपने एक्सप्रेशंस मत रखें। आप अपने एक्सप्रेशंस रख सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं, जिससे देश में यूनिटी हो और भ्रातृत्व की भावना बढ़े। लेकिन ऐसा एक्सप्रेशंस नहीं रख सकते जिसमें देश में स्टैग्नेटिंग हो, देश बंटवारा में आए, देश को चोट पहुंचे। इसलिए विचार अभिव्यक्ति और अगली बात कही गई विश्वास, प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई, 5 प्रकार के। इसमें कहा गया विश्वास की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू बिलीव। आप किसी पर भी बिलीव कर सकते हैं, आप किसी जड़ में, चेतन में, पत्थर में, किसी भी तत्व में बिलीव कर सकते हैं। आपके बिलीव पर कोई रोक नहीं, आप जिसको चाहो उसको बिलीव करो। आप अल्लाह में विश्वास कर सकते हैं, आप राम में विश्वास कर सकते हैं, वाहिगुरु में विश्वास कर सकते हैं, आप कृष्णा में विश्वास करते हैं। कोई भी विश्वास के दृष्टिकोण से किसी पर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। एक मुस्लिम हिंदू बन सकता है, एक हिंदू मुस्लिम बन सकता है, एक क्रिश्चियन बन सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को अपना सकता है और किसी की भी उपासना कर सकता है। किसी भी व्यक्ति की पूजा की जा सकती है, साईं की पूजा की जा सकती है, पत्थर की पूजा की जा सकती है, गाय की पूजा की जा सकती है, सबकी वर्शिपिंग हो सकती है। अब यहाँ पर सबको सभी प्रकार से छूट होगी। फ्रीडम टू लिबर्टी ऑफ थॉट, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू बिलीव, फ्रीडम टू फेथ एंड वर्शिप, सब प्रकार से आपको लिबर्टी दी जाए। आगे कहा गया प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यहाँ पर समता समानता होगी, 2 प्रकार की, सभी की प्रतिष्ठा की समानता होगी। समानता यानी सभी यहाँ बराबर होंगे, चाहे यहाँ पर एक रिक्शा वाला है और एक बड़ा अंबानी बिजनेसमैन अडानी, ये सभी इक्वलेंट होंगे, सबको बराबर माना जाएगा। और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी यानी सभी को अवसर की समानता होगी, कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। ध्यान में आए, रिजर्वेशन नहीं होगा, किसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पर पॉइंट रखिएगा 16(4) और कुछ आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पर मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के एक्सप्लेन करूंगा। संविधान की मूल आत्मा ये कहती है कि कोई आरक्षण नहीं होगा, सब बराबर होंगे, सभी को अवसर की समानता मिलेगी। ठीक है, और जो अपवाद वाले तथ्य हैं उन पर मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, अलग से उसको एक्सप्लेन करूंगा, आरक्षण पे एक अलग पूरा मुद्दा समझाऊंगा। लेकिन अभी की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है कि यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, सबको प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिया गया। आगे कहा गया कि प्राप्त करने की तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब बंधुता बढ़ाने के लिए क्या सी व्यक्ति की गरिमा, सबसे पहली बात कहा गया कि व्यक्ति की गरिमा यानी ऐसा शासन होगा जिसमें हर व्यक्ति की गरिमा बनी रहेगी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, सबकी इंडिविजुअलिटी, सभी व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उसको सम्मान दिया जाएगा। सबकी यहाँ पर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की गरिमा है और उसकी इंडिविजुअलिटी को महत्व दिया जाएगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार का कन्विक्शन होता है कि उस पर कोई चार्ज लगता है, तो जब तक उस पर चार्ज पूरा क्लियर नहीं होता तब तक उसकी डिग्निटी बनी हुई मानी जाएगी। आरोप साबित होने भी आरोपित होगा, उससे पूर्व वो अपराधी नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ डिग्निटी सबको
माना जाता है और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ऐसे क्रियाकलाप किए जाएंगे, ऐसा विचारिका होगी, ऐसी वैचारिका होगी, ऐसा व्यवस्था की जाएगी जिसमें राष्ट्र की एकता बनी रहे, सबकी एकता बनी रहे, सबको विकास के अवसर दिए जाए, सबको इक्वलिटी के बंधन में रखा जाए, सबको बराबर का वैचारिक और सब के राष्ट्र की एकता को बनाए रखने वाले बंधुत्व को बढ़ावा दिया जाएगा, ब्रदरहुड होगा, यानी सभी जगह भाईचारा का भाव होगा। इसके साथ साथ कहा गया दृढ़ संकल्प के आज तारीख 26 नवंबर से 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा, अगर हम देखें तो तिथि गई 26 जनवरी से 1950 थी, लेकिन विक्रम संवत जो भारतीय मूल कैलेंडर के अनुसार देखें तो विक्रम संवत 2006 के अकॉर्डिंग इसे उस तिथि के अनुसार माना जाएगा। और 3 बातें अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मनिर्भर किया गया, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ, यानी अंगीकृत किया, अंगों में बसा लिया गया, अपने अंगों में पिरो लिया गया, अधिनियमित यानी लिख डाला गया, यानी ब्रिटेन के संविधान के अनुसार केवल मौखिक नहीं, ये लिखित संविधान हो गया, और आत्मर्पित कर दिया गया, अपने आप को दे दिया गया, तो अपने आप को समाहित कर दिया गया, तो अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित कर, इस प्रकार से भारत का संविधान निर्मित। अब भारतीय संविधान की देखें तो क्या-क्या बातें इसमें से निकल के आती हैं। तो पहली बात तो भारतीय संविधान जो है उसका स्वरूप लचीला व अचल का सामंजस्य है। लचीला, लचीला क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, भारतीय संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है। और अचल क्यों कहा गया? ऐसा अमेंडमेंट नहीं होगा कि मूल आत्मा में छेड़छाड़ हो जाए, यानी मूल जो प्रेम्बल है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आप अमेंडमेंट कीजिए, परंतु ऐसा अमेंडमेंट मत करिए, ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं जिससे कि मूल तत्व में छेड़छाड़ हो जाए। इसलिए इसे अचल और लचीला का सामंजस्य माना गया है। अब प्रस्तावना में देखें तो 4 भागों में प्रस्तावना बट जाती है। पहला क्या है? सत्ता का स्रोत, द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी। इसमें सत्ता का सोर्स कौन होगा, किसे प्रमुख में रखा जाएगा, तो सोर्स कौन है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कौन बोल रहा है? भारत के लोग कह रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो हम कह रहे हैं यानी भारत के लोग इसके सत्ता के सोर्स हैं, वही सत्ताशील होंगे। भारत से ही, भारत के लोगों से ही कोई व्यक्ति सत्ता पे काबिज होगा जो कि भारत के संविधान के अनुसार देश का संचालन, देश का गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। दूसरा है राज्य और सरकार का स्वरूप कैसा होगा। तो राज्य सरकार का स्वरूप, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। तो ये हमारे सरकार का राज्य का स्वरूप होगा। कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और करों का राज्य होगा। आगे कहा गया हम कैसी न्याय की व्यवस्था करेंगे? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। तो शासन के लक्ष्य, तीसरा बिंदु है, तो शासन का लक्ष्य क्या होगा? तो शासन का लक्ष्य होगा न्याय का। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो हम 3 प्रकार के न्याय देंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। फिर कहा हम यहाँ पर स्वतंत्रता देंगे। क्या लक्ष्य है? स्वतंत्रता। कैसा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में वर्णित कर दी गई। ये 5 प्रकार से स्वतंत्रता होगा, ये शासन व्यवस्था के लक्ष्य होंगे। और फिर संविधान को अधिनियम कर दिया गया, लिखित संविधान है। और लिखित संविधान कब लिखा गया? तो दृढ़ संकल्पित हो गया आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मनिर्भर करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल तत्वों को बड़ी गहराई से और शॉर्ट में चर्चा करने का एक विहंगम प्रयास किया। आशा है कि आपको यहाँ पर बहुत सी चीजें अच्छी लगी होंगी और जाहिर सी बात है